नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार हो रहे चुनाव की। नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए आज बांग्लादेश की आवाम ने 300 सीटों पर वोट की चोट की। 36,000 पोलिंग सेंटर पर करीब 48% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। बताया यह जा रहा है कि रात 8 बजे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अब की बार चुनाव में बीएनपी और जमात के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि कई सर्वे में बीएनपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन इंतजार चुनावी नतीजों का करना होगा। बांग्लादेश के चुनावी परिणाम पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इस चुनाव को बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में वोटिंग के दौरान ढाका से लेकर खुलना तक कई जगहों पर खूनी झड़प हुई है। झड़प में एक बीएनपी कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है और इसी बीच बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर वोटिंग में गड़बड़ी हुई तो नतीजे स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल है कि अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और बांग्लादेश के चुनावी नतीजों का भारत पर क्या असर होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सत्ता पर कौन राज करेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, कौन बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार है जब बांग्लादेश में वोटों की काउंटिंग होगी और इन सवालों से पर्दा हट जाएगा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अपना नया नेता चुनने के लिए आज बांग्लादेश की आवाम ने 300 सीटों पर वोट की चोट की। करीब 12 करोड़ वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 45 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में वोट डाला। इसके अलावा जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका के एक वोटिंग सेंटर पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब की बार बांग्लादेश में जमात और बीएनपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन 17 साल बाद देश वापस आए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चुनाव में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच तारिक रहमान ने धांधली की आशंका जताकर बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी चुनाव के नतीजे तभी स्वीकार करेगी जब वोट निष्पक्ष रूप से होंगे। अगर चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है और वोटर शांति से वोट डाल पाते हैं तो नतीजे स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन वोट को लेकर कोई कंफ्यूजन या गड़बड़ी होती है तो चुनाव नतीजे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम कल से देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत घटनाएं कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हों। लोगों को अपनी मर्जी से और शांति से वोट देने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। तारिक रहमान ने वोटिंग में धांधली की आशंका तब जाहिर की जब वोटिंग के दौरान बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आईं। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक बीएनपी नेता मुहिबुस्मान कोच्ची की मौत हो गई। मुंशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। मेहरपुर में पोलिंग स्टेशन पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें 23 लोग घायल हुए। ढाका के एक पोलिंग बूथ पर धांधली की आशंका पर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान 43 पोलिंग बूथों पर झड़प हुई, जहां ज्यादातर जगहों पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। The situation is actually two-sided actually. We are trying to control it, but the other large party, Bangladesh Jamaat-e-Islami, is trying to imbalance it. There we have the source that they're outcasting or they're misleading the vote centers, and they're also doing criminal activities on the vote centers. They're implementing their own votes and illegal votes also. Basically, they're not actually a party. I would say Arabic word munafiq for them. Yes, that's it. The new generation expectation is totally meeting with the BNP's expectation also, and conflicting the demands of Bangladesh Jamaat-e-Islami actually. बीएनपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जमात के लोग धांधली कर रहे हैं।
वोटरों लोगों को डरा धमका रहे हैं, अवैध तरीके से वोट डलवा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अगर बीएनपी जीत हासिल करती है तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मुख्य विपक्ष बन जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार आवामी लीग पर से बैन हटा देगी, जिससे विपक्ष सेकुलर या लेफ्ट लीनिंग पार्टियों से आए, न कि धार्मिक पार्टियों को विपक्ष में बैठने का मौका मिले। बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता कि जमाते इस्लामी सत्ता में आए। उन्हें आशंका है कि जमात के आने से कट्टरता बढ़ेगी, कट्टरपंथियों का राज चलने लगेगा। लेकिन अब सवाल है कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो किसकी किस्मत खुलेगी, चुनावों में किसे जीत मिलेगी। और सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के चुनावी नतीजों का भारत पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है, जिससे हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश चुनाव को लेकर, इसके प्रभाव को लेकर, भारत के लिहाज से भी तमाम अहम पहलू हैं जिन पर चर्चा होनी है। मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एएमबी सुरेश गोयल, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोबिंदर सचदेव हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। चुनाव तो हो गया है, लेकिन ये जो नतीजे आगे आएंगे और ये जो सिचुएशन अभी दिख रही है, इसकी ज़मीनी स्थिरता की गारंटी कितनी दिखाई देती है सर? देखो, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत बार बार ये कह रहा था कि इलेक्शन जो है फेयर, फ्री और इंक्लूसिव होनी चाहिए। फेयर एंड फ्री का भी काफ़ी धांधली की खबरें मिल रही हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट इंक्लूसिव, क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया, जिसकी 25 से 30% बेस है। तो ये एक मेरी तरफ से ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन है, कि जब आपकी 25 से 30% जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेगा, तो फिर पूरी रिप्रेजेंटेशन होगी। मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए ये सच्चाई है कि जो भी पार्टी रूल करेगी, भारत चाहेगा कि उससे रिलेशन अच्छे हों। और जैसे लोगों से पता चल रहा है, मीडिया बता रहा है, या एग्जिट पोल भी किसी हद तक पता चली हैं कि बीएनपी काफ़ी हद तक आगे है जमाते इस्लामी से। अगर बीएनपी आती है और तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप सुधरने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि बीएनपी को मालूम है कि भारत की अहमियत, 2 बार बीएनपी रूल कर चुकी है बांग्लादेश में। अगर जमाते इस्लामी आती है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जमाते इस्लामी एक रेडिकल पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो वो मुझे लगता है एक कष्ट हो सकता है। भारत चाहता है बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और स्पेशली भारत के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो किसी हद तक चिटागोंग हिल्स में सक्रिय थे, मगर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उनको वहाँ से मार खदेड़ दिया था। तो अब डर यही है, अगर बांग्लादेश के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि रेडिकल एलिमेंट्स का झुकाव है, या पाकिस्तान की झुकाव है, आईएसआई की तरफ झुकाव है, या चीन की तरफ झुकाव है, वो मुझे लगता है भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारत चाहेगा एक अच्छे रिलेशन मेंटेन हों दोनों देशों के। जी ठीक है। सुरेश गोयल जी, देखिए, जनता का एक बड़ा वर्ग अगर खुद को रिप्रेजेंट महसूस नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। और अभी जो छुटपुट घटनाएं हमने देखी, या जिस तरीके की बांग्लादेश में चुनाव को लेकर जो झड़प की खबरें सामने आई, वो भी कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं रुष्ट है, जिसको लगता है कि मेरा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और जब वो लोग उतरते हैं मैदान पर, तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति भी बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खुद को अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज़। जी, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि जहाँ तक कि एक्सपेक्टेशंस का सवाल है कि कौन जीत करके किसको वोट मिल रहे हैं, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पंडित हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अंदाज़ा बता दिया है, अपना असेसमेंट बता दिया है। तो अगर वो अंदाज़ा सही निकला तो ज़्यादातर को मालूम है कि कौन पावर में आने वाला है। लेकिन क्योंकि इलेक्शंस इंक्लूसिव नहीं है ये, और काफ़ी सारा ऐसा बड़ा एक पॉपुलेशन का हिस्सा है
जो कि समझता है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो बाद में क्या उनका कोई चैलेंज रहेगा, वो समाज में कोई तकलीफ पैदा कर सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन काफी हद तक ये निर्भर करेगा कि जो सरकार बनाएगा वो लोगों को अपने साथ में कितना ले चलने में कामयाब रहेगा। यहाँ पर जो पार्टीज है उनका जिक्र करना जरूरी है, लाजमी है। बीएनपी और जेईआई, जमात इस्लामी, ये दोनों पार्टीज ऐसी हैं जिनका की ज्यादातर मेंबर्स आने की संभावना बताई जा रही है। इन दोनों का जो एक आइडियोलॉजिकल रुझान है उसके बारे में भी लोगों को मालूम है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर बीएनपी मेजोरिटी में आई, जी। लेकिन अगर बीएनपी, सॉरी आई थिंक आई सेड बीजेपी, बीएनपी अगर मेजोरिटी में आई और बीएनपी ने सरकार खाली अपने दम पर बनाई, तो मुझको लगता है कि वो काफी हद तक लोगों को अपने साथ करने में कामयाब रहेंगी। लेकिन अगर बीएनपी के अलावा जेईआई का साथ लेना जरूरी हुआ, तो जो माइनॉरिटीज की जो इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो ये देखना होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे इशू हैं बांग्लादेश में सर, गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वो तमाम मुद्दे। बिल्कुल जी, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जो बाकी सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको हैंडल नहीं किया जा सकता हो, बशर्ते कि लोग उनके साथ में हो। लेकिन जो माइनॉरिटीज का जो मुद्दा, ये अभी शेख हसीना ने इसको काफी मेहनत से दबा के रखा हुआ था, लेकिन उनके जाते ही एक जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, उसकी वजह से माइनॉरिटीज के इशू काफी गंभीर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल है जो भी सरकार आएगी उसके लिए सबसे पहला इशू होगा कि समाज में शांति स्थापित करना, और जो माइनॉरिटीज के इशू हों उनको किस तरह हैंडल किया जाए, ये सबसे ज्यादा लाजमी होगा। जी ठीक है। रोबिंदर सचदेवा जी, अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं और फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एक ये जो इलेक्शन है इसको आप एक इवॉल्विंग मॉडल के एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे हैं सर? क्योंकि जिन सिचुएशंस में ये हुआ है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बहाली होगी बांग्लादेश में। रोबिंदर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रोबिंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू। नहीं, आई मीन डेफिनेटली यस। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बताइए प्लीज। या मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? जी, यू आर ऑडिबल सर, Yes. प्लीज। आप सुन पा रहे हैं? कोई तकनीकी खामी है सर, हम दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। मैं यही सवाल ले लेती हूँ ए.के. सिवाज जी से। ए.के. सिवाज जी, देखिए साउथ एशिया में जिस तरीके से ये जो एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल है और डेमोक्रेसी को लेकर हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो क्या एक एग्जाम्पल सेट होगा इससे? देखो, सच्चाई है, डेमोक्रेसी तो आएगी क्योंकि इलेक्शन हैं, और अगर इलेक्शन फेयर फ्री हैं तो कोई ना कोई पार्टी तो जीत के आएगी, और सबको लगता है कि बीएनपी के चांसेस हैं कि वो जीत के आएगी, तो तारिक रहमान उसके हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हो। तो ये सच्चाई है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जमात इस्लामी जो एक रेडिकल एलिमेंट है, वो एक बार ये भी कह रहा था हम यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो बीएनपी ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मगर ये भी है, जमात इस्लामी के साथ एनसीपी भी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, वो जैन जी, वो स्टूडेंट जो कि इन्वॉल्व थे वो प्रोटेस्ट में, जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार में भी डेमोक्रेटिक सेटअप आएगा बांग्लादेश में, भारत चाहेगा उसके साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि ये जो खटास आई है कोई बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद अभी तक, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना फुटप्रिंट बहुत बढ़ा लिए हैं। चाइना भी बहुत ज़ोरों से आ रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले रहा है, और कुछ एक ऐसा लगता है कि कुछ डिफेंस पैक्ट भी साइन हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। JF-17 की बात हो रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बेचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो BNP के आने के चांसेस हैं,
भारत एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करे, क्योंकि भारत चाहेगा बांग्लादेश में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आना, क्योंकि भारत अच्छे रिलेशन चाहेगा, क्योंकि भारत का जो बांग्लादेश के साथ 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ बॉर्डर है, और वहाँ पर अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसका कारण बांग्लादेश हो सकता है। क्यों बांग्लादेश अगर चिटागोंग हिल्स के अंदर इन जी। एक्सट्रीमिस्ट को फिर दोबारा कैंप बनाने की इजाज़त देगा तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़ा नुकसान है। दूसरा जो रोहिंग्याज है, 12 लाख के करीब रोहिंग्या जो हैं अभी भी कॉक्स बाजार में हैं, और उनको सुनने में आया पाकिस्तान का जो ISI है उनको रेडिकलाइज कर रही है, और रेडिकलाइज करके वो भारत की तरफ भेज सकती है। मगर मैं अंत में ये कहूँगा, भारत चाहेगा एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म जिस प्रकार से इलेक्शन हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट आए भारत उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश नेबर्स हैं, दोनों डिपेंडेंट है, ये समझना जरूरी है। जी। भारत चाहेगा बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन, पर बांग्लादेश को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर खाना पीनी, बिजली, पानी, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल वो सब भारत से जाता है। जी। तो मुझे लगता है आगे क्या होगा वो समय बताएगा, पर भारत पक्का चाहेगा कि जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नई गवर्नमेंट आएगी अभी बन के, उसके साथ एक अच्छे मजबूत रिलेशनशिप रखें, और भारत आने वाले टाइम में एक फ्रेंडली रिलेशन और फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशन की तरफ देख रहा है। सुरेश गोयल जी, अभी तक जो भारत की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं, हमने कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट्स आने हैं उनके साथ चलने का एक साइन दिया है, एक संकेत दिया है, तो क्या मानकर चलें कि दिल्ली के लिए जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा आउटकम इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अगर हम देखें डिप्लोमेटिक तौर पर या स्ट्रेटेजिक एंगल से, भारत के पास ऑप्शंस क्या होंगे? मेरे ख्याल है जो भी सरकार आएगी, चाहे वो BNP की हो या जमात इस्लामी की हो या मिलीजुली सरकार हो, उसके साथ में काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जी। जो एक अवामी लीग पार्टी थी, जो जिससे कि भारत के संबंध काफ़ी मजबूत रहे, और जो भारत के जो कंसर्न्स थे उनके प्रति उन्होंने अपनी एक जो सेंसिटिविटी दिखाई थी, वो हम जानते हैं, जो उनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कि हमको उतनी सेंसिटिविटी की उम्मीद नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर हमको बांग्लादेश की ज़रूरत है तो बांग्लादेश को भी भारत की ज़रूरत है हर तरीके से। तो उम्मीद है हम ये कर सकते हैं कि रिश्ते आगे बढ़ाने में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर खाली जमात इस्लामी का और BNP का सवाल नहीं है। बांग्लादेश पिछले 20-25 साल में एक तरह से USA और चाइना का प्लेग्राउंड बन गया है। बिल्कुल। अभी आपने सवेरे देखा होगा कि USA ने बयान जारी किया है कि वो बांग्लादेश की हर तरह से मदद करेंगे ताकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। अब हम प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जानते हैं कि जब मदद करते हैं तो उनका पता नहीं चलता कि मदद नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, या क्या मदद कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन चीन, जरूरी है कि चीन किसी भी हालत में बांग्लादेश को अपने जो इन्फ्लुएंस है उससे अलग करना नहीं चाहेगा। वहाँ पर उसका पहले ही पोर्ट में उसका इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, BRI का हिस्सा है। अरब सीज में उसकी जो कनेक्टिविटी है उसके लिए बांग्लादेश जरूरी है, म्यांमार के लिए बांग्लादेश जरूरी है। तो हमको चैलेंज वहाँ पर खाली BNP या JEI का नहीं है, हमको चैलेंज वहाँ पर चाइना और USA का एक जो इन्फ्लुएंस है उसका भी है। आखिर में एक चीज कहूँगा, आपने सुना भी होगा जी। कि मोहम्मद यूनुस को एक्चुअली लाने में वहाँ पर अमेरिका का हाथ रहा है ये। जी। तो अगर ऐसा रहा है तो हम सब समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी चुनौतियां हैं, और हमें बड़ी समझ बूझ के साथ में जो भी सरकार हो उसके में साथ में मिलकर चलना होगा। ठीक है, रोबिंदर सचदेवा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, थैंक यू। अभी जो ये नई व्यवस्था बनेगी बांग्लादेश में, इसमें इंडिया के पार्टिसिपेशन को कैसे देखते हैं सर? पार्टनर मानकर चलेंगे इंडिया को, या फिर एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश होगी, जिस तरीके से हम लगातार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर बात कर रहे हैं? थैंक यू। आई थिंक जनरल सिबाच और एम्बेसडर गोयल ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया, बट यस, आई थिंक हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए नॉर्मल, वो ये है कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप, मैच्योर, स्टेबल
के तरीके से बांग्लादेश की जो भी नई लीडरशिप आए वो भारत के साथ रखे। ऐसे में आई मीन वी अगेन इतना इंटरलिंक्ड है हम दोनों देश कि दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर जमात आती है तब इक्वेशन कुछ अलग हो सकती है। और याद रखिए इवन बीएनपी के जो लीडर है तारिक, इन्होंने भी बहुत ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट और विचार रखे हैं। ये सारा टाइम एंटी इंडिया जो भी वाटर शेयरिंग को लेके बॉर्डर को लेके कहता रहा है। बट हम होप कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि सत्ता में आके लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो होपफुली ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट कपल ऑफ थिंग्स, बाकी और चीज छोड़िए, एक चीज का मुझे जरा ज्यादा वो थोड़ा लगता है। देखिए ये जैसे अभी बात भी हो रही थी कि अमेरिका ने रोल प्ले किया शेख हसीना को हटाने में, हालांकि मेरे को उतना लगता नहीं कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका मांग रहा था, शेख हसीना ने नहीं दिया, इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना को हटा दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता होगा अगर शेख हसीना को हटाएंगे तो कट्टरपंथियों का ज्यादा वो चलेगा, जो भी है छोड़िए। बट अगर ये आए और इन्होंने कोई गेम खेलनी चाहिए, बड़ी डेंजरस गेम खेल सकते हैं हमारे साथ। कैसे सर? सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दें लीज पे, अमेरिका इनको सारे जो इनको फेवर चाहिए वो देगा, ये सेंट मार्टिन अमेरिका को दे। दैट्स अ वेरी वरीसम पोटेंशियल डील आउट देयर। और अमेरिका अगर रियली चाहता है सेंट मार्टिन को काफी या कुछ, उसको रेडीमेड मिल जाएगा और बांग्लादेश को टैरिफ भी कम हो जाएगा और अमेरिका के साथ रिश्तों का नॉर्मलाइजेशन भी काफी हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा कि एक सुपर पावर का बेस हमारे पड़ोस में आके खड़ा हो गया। बट इसके अलावा जहां तक बात रही इलेक्शन की, देखिए पिछले 10 सालों से कौन सी कोई बांग्लादेश में इंक्लूसिव इलेक्शन होती थी? पिछली जो 2 इलेक्शन हुई बांग्लादेश में, दोनों में बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं करा जी, ठीक है। तो अब अवामी लीग नहीं कर रही है, तो मोरलेस ठीक है, सम परसेंटेज 20-30% ऑफ बांग्लादेश पीपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो होपफुली तब भी देश स्टेबल चल पाएगा। और अवामी लीग के ऊपर काफी कुछ आई थिंक प्रेशर है। इनके आधे लीडर तो देश छोड़ के भाग गए हैं शायद, या पॉलिटिक्स छोड़ दी है या कुछ को जेल में डाल दिया है। तो ये काफी हद तक इनकी ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन आई थिंक काफी हद तक डैमेज हो रखी है। तो अवामी लीग कितना प्रोटेस्ट करेगी और कैसे करेगी, और जब इन दोनों में से कोई एक आइदर बीएनपी या जमात ठीक ठाक मेजॉरिटी से आ गए, तो फिर तो अगले 5 साल के लिए एटलीस्ट कहने को तो अवामी लीग को कुछ एंट्री का चांस दिखता नहीं है। तो वरी इंडिया के लिए मेरे ख्याल से ये है ऑल्सो कि ये जो नेक्स्ट सरकार आएगी ये कितना इंडिया को ब्लेम करेगी। ये कर रहे हैं अभी इंडिया को ब्लेम, ये कितना और हमें ब्लेम करेंगे वो देखना होगा। अब ये भी हो सकता है बीएनपी पावर में आए, वो हमसे वर्किंग रिलेशनशिप रखे, बट जमात जो ऑपोजिशन में है वो प्रेशर डाले बीएनपी पे कि नहीं हमें इंडिया से वर्किंग रिलेशनशिप नहीं करनी, नहीं हमें शेख हसीना लानी है। वो बहुत बड़ा इशू सामने आएगा आपके जी कि शेख हसीना लानी है और उसके चलते एंटी इंडिया ओपिनियन बांग्लादेश के अंदर जनरेट किया जाएगा। और उधर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश डेफिनेटली ज्यादा कोजी हो रहे हैं, वहां चाइना भी देख रहे हैं। तो चैलेंजिंग सिचुएशन, बट हमारे लिए एज आई थिंक हमारे दोनों एमिनेंट कोलीग्स आपके कह रहे हैं कि वी हैव टू हमें मैनेज करना है वर्किंग रिलेशनशिप, हमें बैलेंस रह करके डील करना। और ये भी याद रखिए कुछ चीजों में आई थिंक हमें भी मॉडिफिकेशन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किन चीजों में एग्जैक्टली, बट ये नॉर्मल फैक्टर है कि जब एक देश बड़ा होता है उसके बगल में छोटा देश होता है, तो उसको बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर का भी वो कॉम्प्लेक्स रहता है कि ये अपनी कल्चर हमारे अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें डोमिनेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ उस तरह के कदम भी उठाने पड़ेंगे ताकि वो जो परसेप्शन है वो हटेगी तो नहीं, पर वो उसमें कम से कुछ ऐसा नहीं कोई नई चीज ऐड हो जाए कि देखो इंडिया फिर हमारे ऊपर कुछ चीज थोप रहा है। ठीक है सुरेश गोयल जी, जिस तरीके से अभी रोबिंदर सचदेवा जी जिक्र कर रहे हैं आवामी लीग का, इससे जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा सर, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पावर बैलेंस बदलेगा? ये बहुत बहुत मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आवामी लीग के बारे में भी जो जिक्र आता है, कहा जाता है कि शेख हसीना को के प्रति भी काफी रोष था लोगों के बीच में, क्योंकि काफी लोगों को दबाया भी गया, जो हार्ड स्टेट पावर यूज करके दूर किया गया, जेल में काफी लोगों को डाला गया। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लोग बाग बाहें फैला करके इंतजार करेंगे कि अवामी लीग कभी तो आएगी।
ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि बीएनपी अगर चाहे कि उसको जेईआई को थोड़ा अपने से दूर करना है, ये संभालना है, तो वो कह सकते हैं कि हमको एक दूसरा पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ पर चाहिए और वो अवामी लीग को बढ़ावा दे आने के लिए। ये खाली स्पेक्युलेटिव है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या होता है वो अलग अलग चीज है। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है, पक्की है ये, कि इसके बाद से बांग्लादेश इंटरनेशनल पावर्स के बीच में एक जो प्लेग्राउंड बन जाएगा, वो एक तरह से वो जाहिर है कि वो होगा वहां पर, क्योंकि दोनों ही मुल्क और तीसरा इंडिया भी जाहिर सी बात है, वो चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनका असर रहे। एक मैं आखिरी पॉइंट कहना चाहूंगा कि हमारे लिए, खास तौर पर भारत के लिए, चीन और यूएसए के लिए नहीं, हमारे लिए कल्चर और पीपल ये सबसे बड़ी एक मजबूती साबित होगी। क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हों या बीएनपी के फेवर के सपोर्टर्स हों या अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, सभी बंगाली नेशनलिज्म और बंगाली कल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो बंगाली कल्चर की एक तरह से जो सिनर्जी है हमारी बंगाली कल्चर से, हमारे बंगाली नेशनलिज्म से, रविंद्रनाथ टैगोर से, नजरुल गीति से वहां पर है ही, लेकिन टैगोर के लिए वहां पर बहुत सम्मान है मन में। दुर्गा पूजा भी वहां पर होती है। तो ये कल्चरल बॉन्ड जो है, जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है और यही एक सीमेंट रहेगा जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जी। मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच जी, जिस तरीके से अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे इससे पहले भी कि जो भारत है उसका जो प्राइमरी कंसर्न है वो कहीं ना कहीं यही है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो काम रहें, एक शांति बनी रहे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल रियलिटी है, आपको लगता है कि इस बात की गारंटी देती है, जिस तरीके के हालात हमने देखे हैं और आगे होने की संभावना भी कहीं ना कहीं दिख रही है? हाँ देखो सोनाली, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जैसे पहले भी बता रहा था, ये लास्ट 15 साल में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया भारत के साथ, और जो भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के कैंप थे चिटागोंग में, उनको उसने उखाड़ फेंका और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिल्कुल शांति आ गई। अब अगर ये अगली गवर्नमेंट और अब भी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये सुनने में आया कि कहीं ना कहीं वो कैंप दोबारा आ गए हैं चिटागोंग हिल्स में, कहीं ना कहीं रोहिंग्या को रेडिकलाइज किया जा रहा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है, एंटी माइनॉरिटी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से भारत के लिए कंसर्न है। आईएसआई अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है और आईएसआई एंटी इंडिया एक्टिविटियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, रेडिकलाइज करके रोहिंग्या को भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, तो इसमें कोई शक नहीं। मगर 3-4 और चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहूँगा कि आप देखें कि यूएस ने अभी ट्रेड डील साइन की है 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के साथ, और उसने वहाँ पर उसका जो टैरिफ था 20 से 19% कर दिया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये किया है कि क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 80% उनका एक्सपोर्ट में हिस्सादार है, उसका उन्होंने ये पास किया है कि अगर कॉटन यूएस से लिया जाएगा और उस कॉटन का यार्न टेक्सटाइल बनेगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो ये आने वाले टाइम में भारत के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बांग्लादेश में। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शेख हसीना है, क्योंकि वो भारत में है और शेख हसीना एक बहुत बड़ा इशू बन गया है बांग्लादेश में, चाहे कौन सी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीएनपी की आए या जमाते के आए। बीएनपी के चांसेस हैं वो इस बात को बार बार दोहराएंगे कि रिलेशनशिप में कड़वाहट रहेगी जब तक शेख हसीना के ऊपर क्लैरिटी नहीं हो जाए। और ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। छोड़ें तो मरे, खाएं तो मरे, क्योंकि शेख हसीना को कोई और दूसरी देश लेगा नहीं और भारत के पास ही उसको रहना पड़ेगा। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। बीच में मेरा सवाल ये भी है सर, अगर हम लास्ट 15 इयर्स की बात करें तो हमने कहीं ना कहीं एक नाम पर स्टेक लगाया है और वो है शेख हसीना का। तो लगता नहीं कि जो दिल्ली है उसने एक जो ऑल्टरनेटिव लीडरशिप ग्रूमिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं, उसको इग्नोर किया है हमने? बिल्कुल किया है कि हमने वी हैव पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जाएगा
और जबकि थोड़ा सा आइडिया था कि वो ऑटोक्रेटिक रूल कर रही थी। जैसे बता रहे थे रविंदर साहब भी, 2 बार इलेक्शन जो हुए, और एम्बेसडर साहब ने भी ये बताया कि बीएनपी को एक बार पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, एक बार धांधली की गई। तो ये सच्चाई है कि भारत का इंटेलिजेंस इस मामले में फेल हो गया। कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता शेख हसीना पे। फिर हम रिएक्टिव हो गए प्रोएक्टिव के बजाय। मगर अब जो हुआ तो हुआ, अब हमें सोच समझ के चलना है, क्योंकि अमेरिका भी वहां पर अपना दबदबा चाहेगा, और चीन जो है वो बहुत ज़्यादा दबदबा बना चुका है 1.5-2 साल में, क्योंकि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है बांग्लादेश। वो अभी जो तीस्ता वाटर के प्लान पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है। मोंगला डोम जो है उसको भी एक प्रकार से रीएम्प किया जा रहा है। लोमड़ी हाट जो एयरफील्ड है, जो कि आपका बहुत नज़दीक है चिकन नेक के, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रीएम्प किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ढाका का भी जिक्र करना चाहूंगी सर मैं। ढाका भी इंडिया को कह सकता है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो टर्म्स बदलेंगे। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है चैलेंज है भारत के लिए चाइना, पाकिस्तान, जिस प्रकार से रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और फिर अमेरिका का खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी तक हमारा फोकस था अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में, अब बांग्लादेश की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी वो 2 फ्रंट नहीं हो सकता, आने वाले समय में 2.5 फ्रंट भी हो। तो ये चिंता का विषय है, मगर हम सोच समझ के चलेंगे। जो भी गवर्नमेंट आए बांग्लादेश में, उसके साथ हम अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसका एक यही एग्जाम्पल जो मालदीव में हुआ था। मोहम्मद बीजू जब आए थे वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट में आए थे, मगर कुछ एक समय में उनको पता लगा कि भारत के बगैर जो मालदीव का काम नहीं चलेगा, तो आज उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि भारत को बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश को भारत की बहुत ज़्यादा जरूरत है। रोबिंदर सचदेवा जी, जो अभी सिनेरियो हमने देखा, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, और उसमें एक जेनजीज की जो भूमिका थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, और एक टर्नआउट भी काफ़ी हाई रहा है अगर हम इलेक्शंस में भी देखें तो अक्सर हमने देखा है कि जब कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो एक बैकलैश भी देखने को मिलता है। आपको लगता है कि बांग्लादेश में ये जो स्थिति बनी है और आगे जो भी सिनेरियो बनेगा उसमें जेनजीज की जो भूमिका है उसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? नहीं, सर्टेनली रहेगी। देखिए, एक चीज डिपेंड करेगा, बांग्लादेश की हिस्ट्री ये रही है इनकी इलेक्शंस की, एक पार्टी सत्ता में आती है तो वो जो पिछली पार्टी थी उसके लीडर्स को, उसके खिलाफ उनको ऑप्रेस करती है, प्रोसिक्यूट करती है, परसिक्यूट करती है, किडनैप करती है, मारती है। जब खलीदा थी और हसीना पावर के बाहर थी तो इन्होंने अवामी लीग के लोगों को मारा। इनफैक्ट हसीना पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ था 2004-05 में कभी, राइट। जब हसीना पावर में आई, इसने सेम करा बीएनपी के खिलाफ, उनके लीडर्स को प्रिजन में डाला, किडनैप करा, ये वो करा। इनफैक्ट शेख हसीना का जो पर्सनल बॉडीगार्ड कहलाता है, शायद रॉयल सम फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और समथिंग, उसके 7 सीनियर ऑफिसर्स को अमेरिका ने सैंक्शंस किया हुआ था इसीलिए कि उन्होंने किडनैपिंग्स करी है, मर्डर करे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब बीएनपी या जमात आती हैं तो क्या ये साइकिल दोबारा चलेगी। दैट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि वो लोग क्या अवामी लीग के लीडर्स को चुन चुन के पकड़ेंगे, मारेंगे, कुछ करेंगे। ऑलरेडी काफी को तो उन्होंने कुछ कर ही दिया, तो ये साइकिल क्या दोबारा रिपीट होगी, एक हमें वो देखना है। दूसरी बात, यस, हमने ऑल आवर एग्स इन हसीना डाले, और वही कारण है कि बांग्लादेश के अंदर इतना एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। डेफिनेटली शेख हसीना हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट, पर उसके साथ साथ शेख हसीना ने अपने देश के अंदर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाया, हटवाया, और बांग्लादेश के अंदर लोगों को यह परसेप्शन गया कि शेख हसीना ये इसीलिए कर पा रही है क्योंकि इसको इंडिया सपोर्ट कर रही है। तभी ब्लेम हम पे आ रहा है कि शेख हसीना ने जो भी करा पिछले 10-12 साल में, बीएनपी वगैरह एग्जीक्यूशंस करी, इन्होंने जो ट्राइब्यूनल बनाया उसमें जो एग्जीक्यूशंस करी, तो वो कहा गया कि वो उसने इंडिया के कहने पर करी, और वो इसीलिए करी क्योंकि इसके पीछे इंडिया थी। तो वो हमारे को एक बहुत ही नेगेटिव ज्यादा एक बैगेज मिला है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट उस कारण है। तो ये देखना होगा कि हाउ मच ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट अवामी लीग, उनके खिलाफ क्या होता है, और शेख हसीना के मुद्दे को लेके क्या होता है। जहां पर रही बात जनजी की, आई थिंक इट डिपेंड्स, लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज, बट जमात इस्लामी पार्टी जो है उसके साथ वो सिटीजंस फॉर नेशनल जो स्टूडेंट्स ने एक पार्टी बनाई है, उनके साथ अलायंस में है। अगर वो भी ठीक ठाक कुछ सीटें जीत लाते हैं
तो डेफिनेटली उनके जो काफी या कुछ स्टूडेंट लीडर्स जो है वो पावर में स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। तो वो एक दैट हैज टू बी सीन कि जमात के कितने आते हैं और उनमें से जो स्टूडेंट वाली जो पार्टी है उसके कितने लीडर्स इलेक्ट होकर के यहां पर आते हैं। नाउ वंस अगेन यस, ये चैलेंज है हमारे लिए, रहेगा। एंड इसमें वंस अगेन आई से वन मोर थिंग आल्सो, विद ऑल ड्यू परमिशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जी प्लीज। आई थिंक अमंग्स अदर थिंग्स हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो पॉलिटिक्स है उसको हर चीज में बांग्लादेशी करके ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ इलीगल्स की जो बात होती है, हम कहते हैं बांग्लादेशी ऐसे हैं, बांग्लादेशी वैसे हैं, हम पूरे देश को वो नहीं हमें करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्यादा हार्ड और इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें। ठीक है, जो इलीगल्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनको निकालें, या जो करें रोहिंग्या को आप देख लें, बट जब यहां पर इस तरह की स्टेटमेंट्स निकलेंगी तो ऑब्वियसली दुनिया में इंफॉर्मेशन तो फ्लो होती है। तो बांग्लादेश के लोग ये देखते हैं कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो हमारे पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं, राइट, कि बांग्लादेशी सारे ऐसे होते हैं, बांग्लादेशियों को निकालो। आई थिंक वो एक हमें रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता नहीं है वो रिड्यूस होगा, बट स्टिल आई थिंक बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। हमें भी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं। सुरेश गोयल जी, जिस तरीके से अभी रोबिंदर सचदेवा जी भी कह रहे हैं कि एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, और कहीं ना कहीं एक नीतिगत बदलाव की कहें या फिर एक व्यवहारिक बदलाव की बात कहें तो वो हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ये डिबेट भी बनती है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर इंट्रोस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है सर, इसमें हमेशा हम देखते हैं कि एक्सटर्नल पावर जो होती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो बहुत से लोग इसको तक रहे होंगे, बहुत सी निगाहें जो हैं चुनाव पर भी हैं। तो आपको लगता है कि इसके लिहाज से किस तरीके का फ्यूचर रह सकता है? एक जो बांग्लादेश में ओवर डिपेंडेंस की सिचुएशन बनी हुई है, उससे बचेगा बांग्लादेश? ओवर डिपेंडेंस किसके ऊपर? आप ये जरा बताएंगे किसकी ओवर डिपेंडेंस की बात कर रही हैं सोनम? बांग्लादेश की बात कर रही हूँ सर, मैं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश की ओवर डिपेंडेंस किसके ऊपर? बहुत सारी चीजों पे बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, भारत को बांग्लादेश की जरूरत है। मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ सर। जी जी जी। देखिए, होता क्या है कि खास तौर पर जो हमारा नेबरहुड है, पड़ोसी देशों में, ये पहले भी टेंडेंसी रही है और अभी भी रहेगी बकायदा, और ये हम देखते भी रहे हैं। हम इसको बोलते हैं कि इंडिया वर्सेस चाइना सिंड्रोम है ये, कि वो प्ले करते हैं। इंडिया चाहे नेपाल की बात कर लें, ये बांग्लादेश में भी वही है, श्रीलंका में भी रहा, मालदीव में रहा, मुझे की बात हुई थी। तो इंडिया वर्सेस चाइना का जो एक सिंड्रोम है ये तो चलेगा वहां पर। अमेरिकन प्रेजेंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात पहले नहीं होती थी, लेकिन वो भी एक बड़ी ऑब्वियस चीज है। पाकिस्तान की ISI वहां पर एक्टिव होगी, ये भी सबको मालूम है। जमात इस्लामी के काम करेगी, उससे भी हमको सावधान रहना होगा। देखिए, लेकिन जब अगर हम पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, पूरा पॉलिटिकल डायनामिक्स देखेंगे जी, इसके लिए जरूरी हमको ये देखना होगा कि सरकार जब बनेगी, क्या खाली BNP अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं। अगर BNP अकेले सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो वो एक ज़्यादा रैशनल व्यू लेंगे और उनको मालूम है कि भारत की ज़रूरतों को कितनी है, वो थोड़ा संभल के चलेंगी वो। अगर जमाती इस्लाम के, और उसमें हमको थोड़ा फ़ायदा रहेगा ये कि हमें एक पार्टी से डील करना है जो हमसे पहले डील कर चुकी है। थोड़ा सा हमको भी सावधान रहना होगा कि हम एक किसी एंगल को ज़्यादा हाइप ना करें कि सिक्योरिटी इशू है, ये इशू, उनको ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ये सावधानी रहेगी। लेकिन अगर एक मिलीजुली सरकार आती है जी, तो हमारे लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश उस केस में ये जो लीवरेज कार्ड है, ये इंडिया वर्सेस चाइना, USA वर्सेस चाइना, उसको ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। और जमात इस्लामी खास तौर पर पाकिस्तान को बीच में डाल करके फिर तीनों को प्ले कर सकता है ये। तो ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, देखना होगा कि क्या होता है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना ना तो उचित होगा और ना ही एक समझदारी होगी। और एक पब्लिक परसेप्शन है सर कि जो इंडिया है वो पास्ट रेजिम के साथ खड़ी है, ये इसको भी तोड़ना इतना आसान नहीं है, मेरे को लगता है।
जी देखिए, वो पब्लिक परसेप्शन आती है, बनती है, बदल जाती है। अहमियत है उसकी, काफ़ी अहमियत है। लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बदल नहीं सकते हो ये। जी। ख़ास तौर पर अगर हमारा बीएनपी से कोऑपरेशन बनता है, तो शेख हसीना फैक्टर इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर बीएनपी की सरकार बनती है, तो बीएनपी चाहेंगे कि वहां पर एक पॉलिटिकल फैक्टर हो जो मजबूत हो, जो कि जमात इस्लामी को हैंडल कर सके। उसके लिए वो ये हो सकता है कि अवामी लीग को दोबारा बैन हटा दें। अगर अवामी लीग से बैन हट जाता है, तो शेख हसीना भारत बांग्लादेश के बीच में इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा फिर उस टाइम पर। जी। जो भी ताकतें बाहर रही हैं, अभी हमने देखा है जिस तरीके से अभी सर भी जिक्र कर रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी, जो भी ताकतें बाहर रही हैं, आपको लगता है कि एक मार्जिनलाइज चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स है वो मजबूत हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो उसको लेकर सिस्टम को कितना स्टेबल देखते हैं सर आप, सैन्य लिहाज से भी, अगर प्रशासनिक लिहाज से भी मैं बात करूँ तो? देखो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्शन तो हुए हैं और दो मेन पार्टी हैं, और ये भी मुझे लगता है कि ये एक क्लियर कट विक्ट्री होगी, क्योंकि बीएनपी एक तरफ है, एक तरफ जमात इस्लामी का कोलिशन है 11 पार्टी के साथ, जिसके अंदर एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी जेएनजी की है, उसमें उनको 30 सीटें मिली हुई हैं। तो मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट बनाएगा क्लियर कट मार्जिन से बनाएगा, और बीएनपी नहीं चाहता कि वो जमात इस्लामी के साथ जोड़ करे। वैसे 1991 से 96 में ये दोनों पार्टियों ने इकट्ठी मिलकर भी गवर्नमेंट बनाई थी, मगर बीएनपी को मालूम है कि जमात इस्लामी जो एक रेडिकल पार्टी है, एंटी माइनॉरिटी पार्टी है, इसको साथ लेना बीएनपी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और कोई भी ओपोजिशन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर बीएनपी आती है, जिसके चांसेस बहुत हैं, तो फिर रिलेशनशिप सुधार होने में चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश में, उसको चाहे कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि इकॉनमी इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि यहीं से खाना पीना, आपका बिजली और पानी यहाँ से जाता है, और टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल यहाँ से है। तो मुझे लगता है कि ये एक मजबूरी भी है, जो भी गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश की, इकोनॉमिक पॉइंट से वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहेगी, और भारत भी चाहेगा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो पीस है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि भारत के बांग्लादेश के साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं। अगर भारत के बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। उसके बाद अगर चीन और पाकिस्तान का दबदबा बहुत बढ़ता है, तो पाकिस्तान जो है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट, आईएसआई जो रेडिकलाइज करेगा, वो इन्फिल्ट्रेशन भी कराएगा, और चीन जो बांग्लादेश को इकोनॉमिकली टोटली डिपेंडेंट कर लेगा, अपने नीचे डेब्ट ट्रैप में डाल देगा। तो ये एक भारत के लिए चुनौती है, और ये भी बांग्लादेश के अंदर अगर चीन आ जाता है जोरों से, तो ये एक सुरक्षा के अगेंस्ट भी भारत के लिए एक खतरा है। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के चलना है, और शेख हसीना का जो फैक्टर वो रहेगा, क्योंकि शेख हसीना को और कोई देश लेने को तैयार नहीं, और शेख हसीना की जो पार्टी है अगले 5-7 साल तो मार्जिनलाइज रहेगी, वो मुझे नहीं लगता वो आ पाएंगे, और ना बीएनपी चाहेगी कि उसको अभी ऊपर उठाया जाए। तो हो सकता है कि आज से 5-10 साल में क्या होगा बांग्लादेश में, ये कहना मुश्किल है, पर आज के तारीख में हमें बीएनपी या जो भी पार्टी रूल करेगी उसके साथ रिलेशन रखने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी को भारत को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ एक समय में भारत ने उस तरफ से फोकस हटा दिया था, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत करीब दोस्त बन गया था, और सेफ्टी और सिक्योरिटी थी। हमने काफ़ी हद तक अपने जो लैंड डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व कर दिया था, तीस्ता वाटर के अलावा बाकी जो भी इशू थे सॉल्व थे। मगर अब चैलेंज दोबारा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा होते हैं। जैसे एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, जब बांग्लादेश 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना था, तो वहाँ पर माइनॉरिटी 23% थी, और जब बांग्लादेश बना तो वहाँ 14% रह गए थे हिंदू स्पेशली, और अब वो घट के 7.5% रह गए। तो जैसे पाकिस्तान कार्रवाई करता है माइनॉरिटी कहेंगे, कुछ ना कुछ बांग्लादेश में भी यही है, एंटी माइनॉरिटीज़ हैं, या तो वो कन्वर्ट हो गए, या वो वहाँ से भाग गए, या उनको मार दिया गया।
तो भारत की चिंता हरदम रहेगी कि माइनॉरिटीज जो हैं वहाँ पर, स्पेशली हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको ट्रीट अच्छी तरह जी। किया जाए, उनको ठीक है भी सर, मेरे पास मार्जिनाइज नहीं वक्त की करें। थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोविंदर सचदेवा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और निगाहें टिकी हुई थी कि बांग्लादेश में क्या होगा। बांग्लादेश के चुनावी जो हालत हैं वो कहीं ना कहीं कई फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं और उसको लेकर उम्मीद भी है, आशा भी है कि बांग्लादेश में जो एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। और भारत के लिहाज से भी जो बांग्लादेश के संबंधों का हवाला देकर अगर हम पहले के संबंधों की बात करें और अब के संबंधों की बात करें तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में जाएंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन आऊंगा।